Hello student, myself DN Pathak, Senior Chemistry Faculty, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा। मैं और मेरी टीम आज जो है आपका 27 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट का पेपर डिस्कस करेगी। Which one of the following statement is not correct? ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा यूट्रोफिकेशन लीड्स टू इंक्रीजेज इन द ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। ये गलत है। यूट्रोफिकेशन तो वाटर में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसे इंक्रीज नहीं करेगा, ये तो कम करेगा। तो इसका यूट्रोफिकेशन लीड्स डिक्रीजेज इन ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। ये वाटर में ऑक्सीजन का लेवल क्या करेगा, ये यूट्रोफिकेशन ये कम करेगा। तो इनकरेक्ट है, ये फैक्ट है ये तो। बच्चों अब इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। इसमें ये डिफरेंट टाइप के हमें कैटायन यहाँ पर गिवन है, हमें बताना है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ए बी सी डी में जो ए वाला कैटायन है दिस इज बेंजाइल कार्बोकैटायन। इस केस में तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बेंजीन के पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, और अगर कॉन्जुगेशन में है तो ये तो रेजोनेंस शो करेगा। तो यहाँ पर मोस्ट स्टेबल तो हो जाएगा ए। अब बी को सी से और डी से हम कंपेयर करें तो यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी कोई टाइप का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो कैसे इसको चेक करेंगे, यहाँ पर हम इनको सॉल्व करेंगे इनके बॉन्डिंग से। देखो बॉन्डिंग कैसे, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है और ये ट्रिपल बॉन्डेड है। और तुम्हें याद होना चाहिए बॉन्डिंग बढ़ने से हाइब्रिडेशन चेंज होगा। सिंगल बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडेशन, या यूं कहें बॉन्डिंग बढ़ने से जो एटम होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी, और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। देखो अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होगा लेकिन पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा। तो इन तीनों में जो सिंगल बॉन्ड वाला कैटायन होगा वो स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल डबल बॉन्ड का, और सबसे कम स्टेबल होगा ट्रिपल बॉन्ड पर पॉजिटिव, और मोस्ट स्टेबल हो जाएगा ए जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यहां पर देखिए ये रहा सॉल्यूशन, मोस्ट स्टेबल बेंजाइल कार्बोकैटायन जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, उसके बाद सिंगल बॉन्डेड कैटायन, देन डबल बॉन्डेड कैटायन, और लास्ट में ट्रिपल बॉन्डेड कैटायन होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी। यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लिथियम हैलाइड आर समवॉट कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, होंगे ना लिथियम के हैलाइड, क्योंकि Li प्लस आयन की जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा है, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा बहुत आ ही जाएंगे ना। लिथियम पजेस हाई पोलराइजिंग कैपेबिलिटी, बिल्कुल सही है, लिथियम के पोलराइजेबिलिटी भी हाई होगी स्मॉल साइज होने से। तो इसके दोनों ही बोथ ए एंड आर करेक्ट होंगे, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें यहाँ पर एक 1 डिग्री अल्कोहल गिवन है, इसका रिएक्शन हमें पहले करवाना है H3PO4 से एट वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड से बनेगा प्रोडक्ट ए। उसके बाद रिएक्शन करवाना है बोरॉन ट्राइहाइड्रेट से, देन H2O2। तो तुम्हें याद होना चाहिए ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली रिएक्शन क्या है, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, शॉर्ट में इसको हम HBO भी बोलते हैं, जिसमें वाटर का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो यहां पर देखिए इस फर्स्ट वाले में क्या होगा, आप देखिए हमें ये अल्कोहल दे रखा है 1 डिग्री अल्कोहल, जब इसका रिएक्शन हम H3PO4 से करेंगे दिस इज H3PO4। देखिए यहां पर ये हम लेते हैं इसमें सॉल्यूशन, तो इस केस में ये जो दे रखा है वो हमें H3PO4 दे रखा है, दिस इज जस्ट लाइक कॉन्सेंट्रेट H2SO4। बेसिकली है क्या, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेशन करेगा। कैसे करेगा, सबसे पहले H प्लस रिलीज करेगा, यहां से OH रिलीज हो जाएगा, इस C पे चार्ज आएगा प्लस,
मतलब मैं इसको अगर पूरा तुम्हें इसका मैकेनिज्म से इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, यहां पर ये दे रखा है CH2, देन सबसे पहले H3PO4 से H प्लस आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये O पे अटैक करके इसको H2O में कन्वर्ट करेगा, देन कन्वर्ट करके यहां से H2O रिलीज होगा, ये बनेगा कैटायन। कैटायन बनने के बाद यहां से फिर एक हाइड्रोजन एटम माइग्रेशन करेगा, माइग्रेट करके इसको कन्वर्ट कर देगा CH2H में, इस C पे चार्ज होगा पॉजिटिव। कुल मिलाकर एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर 3 डिग्री कैटायन में कन्वर्ट होगा। रीजन, ये मोर स्टेबल कैटायन है। देन उसके बाद चूंकि टेम्परेचर हाई है तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, यहां से एक H प्लस रिलीज हो जाएगा। मीन्स लास्ट स्टेप क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होगा। तो इस केस में एल्कीन बनेगा, कौन सा वाला, ये वाला एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा। और इस मोर स्टेबल एल्कीन को बोलते हैं सेडजेफ एल्कीन। तो जो यहां पर हमें दे रखा है उसका मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, पहले तो प्रोडक्ट ए। और जब इस एल्कीन पर हम HBO करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो उसमें ओवरऑल होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो होगा क्या, यहां पर देखो इस वाले पर हाइड्रोजन है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जिस पर हाइड्रोजन यहां पर हम कहते हैं जिस पर ज्यादा H होंगे उस पर OH आएगा। तो इस वाले C पर आएगा OH और यहां पर कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। ये वाटर का एडिशन इस टाइप से होगा। तो फाइनली इस केस में ये वाला अल्कोहल बनेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब जरा देखिए, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जरा बताइए ऑप्शन इसमें कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3, कौन सा वाला, देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर 3, यही इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। The statement that is incorrect about Ellingham diagram is: provide idea about the reaction rate, provide idea about free energy change, provide idea about reduction of metal oxide, provide idea about change in the phase during the reaction। बिल्कुल करेक्ट है ये तीनों करेक्ट हैं। ये बस ये रेट के बारे में कोई आइडिया थोड़ी देता है। एलिंघम डायग्राम अपन प्लॉट करते हैं डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर के बिटवीन, तो ये फ्री एनर्जी चेंज का आइडिया भी देगा। वहाँ ग्राफ में आपने देखा होगा डेल्टा जी नॉट वर्सेज किसके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, टेम्परेचर के बीच। तो आपने ग्राफ में कई बार देखा होगा इस तरह से सडन चेंज देखने को मिलता है अपने को। ये यहाँ पर फेज बदल जाती है, जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर और ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो फेज ट्रांजिशन का भी आइडिया देगा। ये रिडक्शन का आइडिया देता ही है, ये तो अपन जानते ही हैं कि भाई नीचे वाली मेटल ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगी। तो ये रेट के बारे में कोई आइडिया नहीं देगा, बाकी तीनों आइडिया देगा ये। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n, एक रिएक्शन है nth ऑर्डर की दी हुई है बच्चों, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। तो याद करिए जनरल यूनिट क्या होती है बच्चों रेट कांस्टेंट की, तो ये होती है बच्चों मोल पर लीटर में दिया है ना, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n एंड सेकेंड इनवर्स होती है बच्चों। nth ऑर्डर है तो क्या हो गया, मोल 1 माइनस n, और ये लीटर ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा आपका लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये आपको करेक्ट किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सेकेंड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन बच्चों हम करा रहे हैं ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन इज। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड। एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन यानी दो चीजें प्रेजेंट होंगी बच्चों, एक H प्लस होगा और दूसरा SO4-2 होगा, ठीक है। तो बच्चों सल्फर अपनी यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर हाइड्रोजन को देखें तो वहां कितना होगा, H प्लस होगा। दो ही चीजें हैं, एसिडिफाइड सल्फेट आपको बोला हुआ है,
तो ये तो क्या बना लेगा बच्चों, आपका H2 फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, 2 H प्लस आयन मिलके यहाँ पे क्या बना लेंगे, H2 फॉर्मेशन कर लेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, रिडक्शन, यानी कि ये प्रोसेस तो किस पे हो रही होगी, कैथोड पर हो रही होगी। ठीक है, अच्छा कैथोड जो है बच्चों वो कैसे चार्ज का होता है, नेगेटिव, तो उस पर अट्रैक्ट कौन हुआ होगा, पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट हुआ होगा, तो H प्लस उस पे जाके रिड्यूस हो गया और H2 में कन्वर्ट हो गया। चलिए अच्छी बात है, बट ये थोड़ी ना पूछा है बच्चों, ऑप्शन देखो जरा, चेक करो। तो SO4-2 क्या करेगा, जरा ध्यान दो, ये SO4-2 बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा आपका S2O8-2 के अंदर। किसके अंदर बच्चों, S2O8-2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, आपका 2 SO4-2 की यूनिट्स कंबाइन होके S2O8-2 बनाएगी। तो यहाँ पे टोटल नेगेटिव 4 था, -4 था, यहाँ टोटल -2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, तभी तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और अगर आप देखोगे तो S2O8-2 जो है ये बेसिकली फॉर्मूला क्या रहा होगा बच्चों, H2S2O8। अब इन्होंने डायरेक्ट तो ऑप्शन दिए हुए नहीं है, ऐसे आपको ये डराने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से इन्होंने तामझाम किया हुआ है भाई। तो चेक करो जरा, ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं है ना, फर्स्ट तो लग नहीं रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, H2, और 2 सल्फर है, 2 सल्फर, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो O8, ये फॉर्मूला आपको मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा बच्चों वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या दे रखा है, प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट विल इफेक्ट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चेंज इट टू अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखो इस केस में होता क्या है, रिएक्शन हमें यहाँ पर दे रखा है मीथेन का रिएक्शन, व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कंपाउंड बनता है CH3I + HI। अब ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्यों होती है, बिकॉज इस केस में यहाँ पर ये कंपाउंड भी बनता है HI, और HI एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये हम कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, इस बनने वाले प्रोडक्ट को वापस रिड्यूस करके फिर से मीथेन बना देता है, इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। अब अगर इस रिएक्शन को हमें इरिवर्सिबल करना है तो क्या करना होगा, यहां से हमें इस HI को कैसे भी करके अलग करना होता है। अगर HI रिएक्शन से हट जाएगा तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड में मूव करेगी नहीं। तो यहां पर रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेट HiO3 की। ये HiO3 इस बनने वाले HI से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके H2O वाटर प्लस I2 बना देता है। तो यहाँ पर इस केस में हम ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं इस रिएक्शन को रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल करने के लिए। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो आंसर इसका 4th हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है, आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट कैन बी इरिवर्सिबल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट HiO3। ठीक है, तो अब जो ऑप्शंस दे रखा है उस बेसिस पर तो जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट HiO3। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। NaOH कैसा नेचर का हाइड्रोक्साइड है, बेसिक। BeOH का हॉल ट्वाइस कैसा नेचर का है, एम्फोटेरिक। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेसिक। बोरॉन का ये हाइड्रोक्साइड कैसा है नेचर में, एसिडिक। एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसा है, एम्फोटेरिक। जनाबे आली ने आज सब पंजाबी सॉन्ग बेकार गाए, जिंक, एल्युमिनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड, टिन, बेरिलियम, गैलियम, इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। और मेटल के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड जनरली या यूजुअली बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10th। क्या दे रखा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड।
सेकेंड स्टेटमेंट है इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इज delocalized over benzene ring due to resonance and hence less available to a proton। तो इस केस में देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की बात करें कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल हमें दे रखा है यहाँ पर एनिलीन और एक दे रखा है एसिड अमाइड। चलिए इन दोनों का हम स्ट्रक्चर बनाए। एनिलीन क्या होता है, अगर हम बेंजीन पर NH2 ग्रुप लगा दें तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन, और एक मॉलिक्यूल होता है यहां पर CH3CONH2, दिस कंपाउंड इज एसिड अमाइड। ये हमने इसका नेम लिखा यहां पर एसिड अमाइड। हमें बताना है इनमें से मोर बेसिक कौन है, लेस बेसिक कौन है। तो यहां पर देखो इस केस में एन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, रेजोनेंस शो करेगा। कैसे रेजोनेंस शो करेगा जरा देखिए, ये हम यहां पर ले सकते हैं, ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पर लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। चूंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब ये लेस बेसिक हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आए, यहां पर देखो इस एन का जो लोन पेयर है, ये देखिए यहां पर ये जो इस एन का लोन पेयर है, समझना, ये हमने यहां पर लिखा एन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। तो जिस तरह का लोन पेयर यहां पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, बिल्कुल यही लोन पेयर यहां पर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन बात यह है, हमें देखना ये कि कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में ज्यादा एंगेज होगा। तो यहां पर देखो इस लोन पेयर को विड्रॉ करने वाले, खींचने वाले कौन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन एटम खींच रहा है। यहां पर इस लोन पेयर को कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन होगा, डबल बॉन्ड O होगा, ये इस लोन पेयर को यहां पर, ये जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, ये इस लोन पेयर को यहां पर पाई बॉन्ड में बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर देगा। मतलब, तो कहने का मतलब क्या हुआ, लोन पेयर यहां पर रेजोनेंस में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज विड्रॉइंग एटम कौन है, ऑक्सीजन। इसलिए इसके रेस्पेक्ट में एसिड अमाइड जो होता है, इनकी बेसिसिटी कम होती है। मतलब इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, एनिलीन ज्यादा बेसिक होगा। ये क्लियर हुआ। अब देखो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की बात करें, एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिड अमाइड। तो अब बताइए ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। नंबर सेकंड पर आइए, क्या लिखा हुआ है, इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, ये वाला लोन पेयर, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसकी बात हो रही है। नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस एंड हेंस लेस अवेलेबल टू अ प्रोटॉन। बस बिल्कुल सही है। एन का लोन पेयर यहां पर पाई बेंजीन के पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, पूरी रिंग में रेजोनेंस होगा, तो लोन पेयर चूंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो H+ के लिए ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा। तो स्टेटमेंट नंबर जो फर्स्ट है वो तो इनकरेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। तो जरा देखिए इस केस में यहां पर सही ऑप्शन इसका क्या होगा, नंबर सेकंड। ये देखिए इस केस में हम बात करते हैं, इसका करेक्ट जो आंसर होगा 10th का वो हो जाएगा नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, aniline is more basic than acid amide because in acid amide lone pair of nitrogen is delocalized to more electronegative element oxygen। ठीक है, सेकंड में क्या है, in aniline lone pair of nitrogen delocalized over benzene ring। तो फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट हुआ और सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर फोर्थ। ये रहा फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है। ठीक है, ओके नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दे रखा है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ऑरेंज प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विद 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अरे ये कौन सा टेस्ट हुआ,
जरा ठीक से देखो इस कंपाउंड को, देखो लिखा हुआ है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, दिस इज डीएनपी टेस्ट। और डीएनपी टेस्ट देता कौन है, इसमें क्या होता है, ये टेस्ट देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, कलर वेरिएशन आता है इसके अंदर। तो यहां पर पूछा भाई ये जो कंपाउंड है इनमें से कौन इससे रिएक्शन करेगा, मींस पूछने का मतलब क्या है, इनमें से कौन सा कंपाउंड डीएनपी टेस्ट देगा। तो जैसा कि मैंने भी कहा कि जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, वही डीएनपी टेस्ट देते हैं। तो बस ये देखना है कि इसमें कौन से कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल का मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो यहां पर देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये तो एस्टर है ना, ये नहीं देगा। यहां पर आइए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये वाला फिनोलिक है, ये भी टेस्ट नहीं देगा। नीचे आइए थर्ड नंबर पर, यहां पर बेंजीन से OH डायरेक्टली अटैच्ड है, ये तो फिनोलिक हुआ। और ये कौन सा हुआ, ये वाला तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। लास्ट वाले में देखो यहां पर ये दे रखा है कीटोन, तो यही तो हम कह रहे थे, कीटोन बेसिकली है क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड है, और यही डीएनपी टेस्ट शो करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेगर्ड एंड एक्लिप्स कन्फर्मर्स ऑफ इथेन आर। ये क्वेश्चन तो कन्फर्मेशन से आया है। देखो यहां पर हम इथेन की अगर हम बात करें तो इथेन का जो स्ट्रेगर्ड कन्फर्मेशन होता है वो कौन सा होता है, इस टाइप का, ये हुआ स्ट्रेगर्ड। और ये स्ट्रेगर्ड वाला रोटेट करके किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर एक्लिप्स कन्फर्मेशन में। तो ये हमने लिखा, यही हमने इसका एक्लिप्स कन्फर्मेशन बना दिया। तो पूछा हुआ है कि बेसिकली है क्या, ये दोनों क्या है, एनेंटियोमर है, रोटामर है, पॉलीमर है या मिरर इमेज है। तो भाई जो कन्फर्मर होते हैं, कन्फर्मर, ये दोनों कन्फर्मर है, बनते किससे है, रोटेशन से। जब किसी एक एटम के ग्रुप रोटेट होते हैं तो स्ट्रेगर्ड वाला एक्लिप्स में कन्वर्ट होता है और एक्लिप्स वाला स्ट्रेगर्ड में कन्वर्ट होता है। चूंकि रोटेशन से हो रहे हैं इसलिए इसका एक नाम और होता है रोटामर, याद रखिएगा। कन्फर्मेशंस को, कन्फर्मेशन आइसोमर्स को हम एक नाम और दे सकते हैं, वो क्या, रोटामर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड, रोटामर। The number of geometrical isomers found in the metal complex PtCl2NH3 का ऑल ट्वाइस, इसके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनने से इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 2। तो पहले का आंसर इसका 2 हो गया। NiCO का होल 4, इसकी तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोई दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा नहीं, 0। RuH2 का होल थ्राइस Cl3, इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, फेसियल और मेरिडियोनल। तो इसके फेक और मर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। और ये COCl2NH3 का होल 4, इसके भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। दोनों क्लोरीन को सिस और ट्रांसपोजिशन पर रख दो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से आया है आपका, जो टेबल आपकी बनी हुई है एनसीईआरटी बुक के अंदर, ठीक है, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना, याद है ना, जो मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, वो जो टेबल बनी हुई है उससे रिलेटेड है। तो आपको पैरामीटर्स याद होने थे उसके अंदर, है ना, सीधा एनसीईआरटी से उठ के आया है बच्चों। तो क्या कह रहा है, द पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल ऑफ अ सब्सटेंस आर, A 2.5, B 3 और C की वैल्यू 4 दी है। तो बच्चों यहाँ पे A आपका B के इक्वल तो है नहीं और C के इक्वल भी नहीं है, यानी A, B और C तीनों आपस में इक्वल बेटा है ही नहीं। और क्या बोल रहा है, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है और गामा की वैल्यू 90 डिग्री है। अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 120 डिग्री दी हुई है। यानी कि
कई बच्चों को देख के ये लगा होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल 120 डिग्री आ गया है तो वो हेक्सागोनल को टिक करके आ गए होंगे, लेकिन वहां पे बच्चों हेक्सागोनल का जो एंगल 120 डिग्री होता है वो गामा एंगल होता है, ठीक है। अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री होने चाहिए और गामा आपका 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ बीटा 120 दिया है भाई। तो ये बच्चे जो देखते सीधे आहा मजा आ गया, 120 डिग्री का एंगल तो एक ही में था हेक्सागोनल में, देखते टिक करके आए होंगे, उनका तो वहीं पे खत्म हो गया होगा। अच्छा, जिन बच्चों को टेबल नहीं याद होगी वो शॉर्ट ट्रिक होती है उसकी, उससे बना ही लिया होगा आपने। और यहाँ पे ये हेक्सागोनल आंसर इसका नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, ये रीजन मैंने बताया, गामा वाला एंगल 120 डिग्री होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू गामा है एंड बीटा नॉट इक्वल टू 120 डिग्री है, जो किसके अंदर होता है बच्चों, मोनोक्लिनिक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, मोनोक्लिनिक के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था बच्चों। जिन बच्चों को ये ध्यान रहा होगा वो ऑप्शन नंबर 4, जो सीधे 120 डिग्री देख के आ गए होंगे, वो तो सीधे 3 नंबर ठोक के आ गए होंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों। तो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 क्या दे रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल सही है। रदरफोर्ड क्या, रदरफोर्ड के बाद जो बोर मॉडल आया था वो भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। अच्छा ध्यान दें, कैन नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉन्ट्राडिक्ट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बोर ने क्या बोला था बच्चों, बोर ने कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ के एनर्जी शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस तो फिक्स हो गई, या तो पहले एनर्जी शेल में होगा, या दूसरे में होगा, या तीसरे में होगा, ठीक है। याद करो, इंटीग्रल मल्टीपल में होता है h/4 पाई के, ठीक है। लेकिन हाइजेनबर्ग भाई साहब ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भैया फिक्स नहीं है, उसकी एक रेंज होती है, तभी तो वो अनसर्टेनिटी की वैल्यू उसने दी डेल्टा एक्स, तभी तो आया बच्चों पोजीशन के लिए ही तो था, ठीक है। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई भाई। बोर कह रहा है कि उसकी पोजीशन फिक्स है, हाइजेनबर्ग कह रहा है भाई उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो यस, दीज टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट्स ऑफ ईच अदर। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा है नंबर 16, कंपाउंड दे रखा है ए। हमसे पूछा हुआ है द कंपाउंड ए इज ए कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ ब्लैंक स्पेस देन इन डीएनए स्टैंड्स। तो यहाँ पर देखो, यही जो कंपाउंड होता है ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है, ये होता है एडेनिन का। तुम्हें याद होगा डीएनए में 4 टाइप के बेसेस होते हैं, जैसे कौन कौन से, साइटोसिन होता है, ग्वानिन वगैरह होते हैं, ठीक है, एडेनिन भी होता है। तो ये जो कंपाउंड है ये एडेनिन का ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट और सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री 2 से आया हुआ क्वेश्चन। सभी बहुत ही फेमस कंपाउंड्स हैं, इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आई थिंक आप सबने निकाल ही ली होगी। आइए फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई। H4P2O7 14 4 10, यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 5, ठीक है। ऑक्सीजन की सब जगह पे बच्चों -2 है और हाइड्रोजन की +1 है। यहाँ हो जाएगी 10 4 6 आ गया और 2 फॉस्फोरस है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो +3 आ जाएगा, है ना। वैसे तो आपका ऑप्शन यहीं पे आ गया होगा 5 and 3, क्योंकि उसमें तो 6 and 7 है, तो 5 and 3 पहला ऑप्शन होगा। 4th ये वाला भी चेक कर लेते हैं। 12 में से 4 गया बच्चों 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ये देखिए +4 आ रहा है, हेंस ऑप्शन 1 जो है बच्चों वो आपका इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मोनोसैकेराइड फ्रॉम डाइसैकेराइड। सिंपल क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल का आया हुआ क्वेश्चन है ये। मतलब इससे इजी क्या, कई सारे टेस्ट हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं सही, तो यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड का जो टेस्ट होता है वो होता है बारफोर्ड टेस्ट, ये वाला टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जब इसका इनसे रिएक्शन करवाते हैं तो एक कलर चेंज होता है, और वो कलर चेंज कितने टाइम में हो रहा है उससे डिसाइड होता है कि कंपाउंड मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है, उस टाइमिंग से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड का टेस्ट बारफोर्ड टेस्ट, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं सैलिवेनोव टेस्ट जो होता है, ये किसके टेस्ट होते हैं, ये होता है एल्डोज एंड कीटोज का टेस्ट। अगर एल्डोज और कीटोज को हमें क्लासीफाई करना हो तो फिर इस केस में ये वाला टेस्ट काम में लेते हैं, और ये तो पता ही होगा टॉलिन टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है। तो यहाँ पर याद हमें रहना चाहिए मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड का जो टेस्ट होता है वो होता है बारफोर्ड टेस्ट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो कॉलम मैचिंग के फॉर्म में दे रखा है। ऑप्शंस हमें यहाँ पर सेट करने हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के गिवन है ड्रग पर ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमें डिफरेंट ड्रग दे रखी है और लिस्ट 2 में हमें क्लास ऑफ ड्रग दे रखा है। तो यहाँ पर कौन कौन से ड्रग है, फ्यूरासीन है, एस्फेनामाइन है, डाइमेटॉन है एंड वेलियम है। तो इन सब का अगर हम टाइप की बात करें तो ये देखिए, जो फ्यूरासीन होता है एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक। फ्यूरासीन का तो फंक्शन क्या हो गया, एंटीसेप्टिक है। अगर हम बात करें आर्सफेमाइन आल्सो नॉन एज सल्वेरेसन एक्ट एज ए एंटीबायोटिक, मतलब इसका मेनली जो यूज होता है वो होता है यहाँ पर देखिए, तो इसका यूज होता है मेनली कैसा, एंटीबायोटिक का। अगर डाइमेटोन की बात करें इट इज अ सिंथेटिक हिस्टामाइन, एंड वेलियम की बात करें इट इज यूज्ड एज ए ट्रैंक्विलाइजर्स। किस फॉर्म में काम में लेते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स की फॉर्म में काम में लेते हैं। तो अगर हम इन सबको कॉलम वाइज अगर हम सेट करें तो इसका सही ऑप्शन बनता है नंबर 4। कौन सा हुआ नंबर 4, ये वाला ऑप्शन। कैसे, ए फ्यूरासीन कैसे बिहेव करेगा, क्लियर कट लिखा हुआ है, कौन सा, एंटीसेप्टिक। एस्फेरामीन ये किसको मैच कर रहा है यहाँ पर, एंटीबायोटिक को। ओके, डाइमेटोन बताइए ये क्या बोलेंगे इस केस में, सिंथेटिक एंटीहिस्टामाइन। और वेलियम की अगर हम बात करें तो वेलियम क्या होता है, ट्रैंक्विलाइजर्स होता है। तो इसका जो क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। The type of hybridization and magnetic property of complex MnCl6 3-। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा इसमें, MnCl6 3- में, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन आएगा कितना, +3 ऑक्सीडेशन आ गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 3D4। लिगेंड कैसे हैं, Cl बिग फील्ड लिगेंड है। बिग फील्ड लिगेंड होने से स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, क्यों, बिग फील्ड लिगेंड है। डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेंगे। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। आंसर 3 होगा इसका। इन गैसियस ट्राईइथाइल एमाइन द कार्बन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड एंगल इज, ट्राईइथाइल एमाइन में कार्बन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड एंगल गैसियस स्टेट में कितना होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा ट्राईइथाइल एमाइन का, C2H5 एक लॉन पेयर रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 होगा।
बैक बॉन्डिंग तो होगी नहीं इसमें, बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कोई सा भी, ना पी है ना डी है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और पिरामिडल शेप बनेगी इसकी। कैसी शेप बनेगी इसकी? पिरामिडल शेप बन जाएगी इसकी। बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री और 28 मिनट के बनने चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन भी लगेगा, और स्टेरिक रिपल्सन लगने से इसका बॉन्ड एंगल लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी लगेंगे। तीनों लॉन पेयर बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन लगेगा लॉन पेयर का, तो यहाँ बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो सेक्शन बी में फिजिकल केमिस्ट्री का पहला इंटीजर क्वेश्चन देखते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया है बच्चों, डायरेक्ट अपना दिख ही रहा है। द डेंसिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 1.2। तो बच्चों डेंसिटी दिया हुआ है अपने को, Na याद रखना ये सॉल्यूशन का दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और यहाँ डेंसिटी वाटर की नहीं भी देता तो हमें याद था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों? 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमको दिया हुआ है। द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैलिटी, फॉर्मूला याद कर लो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो एजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या एजम्पशन लेते हैं? लेट वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, हाँ, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपना कितना हो जाएगा बच्चों? मोलैलिटी निकालिए ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन कितना ले लेते हैं बच्चों? 1 किलोग्राम ले लेते हैं। अब सोचो, अगर सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम ले रहे हो तो वाटर का वॉल्यूम भी सोच लो कितना होगा, डेंसिटी 1 ग्राम होती है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम मतलब कितना हो गया बच्चों? 1000 ग्राम हो गया, और डेंसिटी 1 होने की वजह से बेटा वॉल्यूम भी तो कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल लीजिए या ml बोल लीजिए, यानी 1 लीटर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बेटा NaOH जो है उसका वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल ले लेंगे हम लोग ना, तो जितना भी वाटर का वॉल्यूम होगा वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर बोलो चाहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, क्या किया हमने? एजम्पशन लिया और वॉल्यूम निकाल लिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी को पकड़ो सॉल्यूशन की, डेंसिटी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चों, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा डेंसिटी कितनी दे रखी है जरा चेक करो, 1.2 दी हुई है, वॉल्यूम कितना ले लिया आपने? 1000 ले लिया, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1200 ग्राम आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात। अब इसमें सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। ये देखो अभी तो तुमने अजम्पशन लिया, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बच्चों? सॉल्यूशन में से माइनस कर देते हैं, 1200 माइनस 1000 दैट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, सॉरी वेट है ना, ग्राम, 200 ग्राम हो जाएगा। चलिए हो गया सवाल। ये लीजिए एन भी निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। 200 तो वेट था, मोलर मास 40 है, कितना आ जाएगा बच्चों? 5 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो बस हो गया ना, मोलैलिटी इक्वल टू मोल कितना हो गया? 5। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना था बच्चों? 1 किलोग्राम था, तो सॉल्व होके कितना इंटीजर दे देगा? ये आपको 5 दे देगा, तो यहाँ इंटीजर आपको डायरेक्ट भरना था, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीजर में इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। PCl5 इक्विलिब्रियम में है बच्चों PCl3 प्लस Cl2 के। यहाँ बच्चों Cl2 है, ठीक है, Cl3 लिखा हुआ आ गया है, Cl2 था पेपर के अंदर। तो PCl5 विल इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2, Kc की वैल्यू दी हुई है। 3 मोल्स ऑफ PCl5 इज इंट्रोड्यूस इन अ 1 लीटर क्लोज्ड रिएक्शन। तो ये इन्होंने 1 लीटर देके बेटा तुम्हारी कितनी मदद करी है तुम्हें खुद नहीं पता, यहाँ पे तुम्हारी पूरी कैलकुलेशन बचा ली। वॉल्यूम 1 लीटर पुट कर दोगे तो कंसंट्रेशन बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? मोल, यानी जो मोल है वही कंसंट्रेशन के तौर पे यूज कर लो। वैसा एट 380 केल्विन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज, आपको PCl5 के मोल निकालने बच्चों इक्विलिब्रियम पर।
तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी हो सकती है क्योंकि अंडर रूट वगैरह लेना पड़ेगा अपने को ना, स्क्वायर देखो इधर स्क्वायर चल रहा है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2 हो जाएगा बच्चों। क्या बोल रहा है, 3 मोल्स ऑफ PCl5 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द वेसल, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे बच्चों 3 मोल हो गया, ये तो होंगे नहीं। इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, 3 माइनस एक्स, जितना मोल इसका जाएगा उतना ही मोल इसका बनेगा और उतना ही मोल क्या होगा बच्चों, इसका भी फॉर्मेशन होगा। तो इसका x मोल गया तो इसका x बनेगा, इसका x बनेगा। क्लियर बात। अभी फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा बच्चों। तो प्रोडक्ट PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। Kc की वैल्यू बच्चों 1.844 दे रखी है, 1.844 इज इक्वल टू PCl3 XX, ये हो जाएगा बच्चों x इंटू एक्स, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 3 माइनस एक्स। तो बच्चों वैल्यूज हम पुट कर चुके हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता ही है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। जब हम यहाँ से x की वैल्यू को बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज मैं यहाँ से ले लेता हूँ जो हमारे सॉल्यूशंस बने हुए हैं। x की वैल्यू 1.604 है बच्चों, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.604। ठीक है, हमको निकालना क्या है बच्चों, हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। तो मोल्स ऑफ PCl5 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस एक्स यानी 1.604, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.396 और यहाँ पे फोकस करो 10 की पावर -3 की टर्म में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, इंटू 10 की पावर -3, तो इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चों 1396। ये आप लोगों के पास देखिए सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एनटीए ने जो 1400 दिया था, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बच्चों राउंड अप करते ना, जैसे इसको 1.604 को राउंड ऑफ करके 1.6 लेते तो आपका आंसर 1400 आता। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर सॉल्व करें जैसे हमने किया है तो यहाँ पे आप देखेंगे 1396 आएगा। तो अब ये देखना पड़ेगा बच्चों एनटीए ने क्या दिमाग में सोचा, उसको राउंड ऑफ करके आंसर दिया है या कैसे दिया है। तो फाइनल आंसर की का हमें वेट करना होगा। ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो जो मोशन ने आंसर दिया है 1396 वही आएगा, लेकिन अगर राउंड ऑफ किया एनटीए ने, देखो वहां एग्जामिनर के माइंड के अकॉर्डिंग चलेगा ना बच्चों, तो उस हिसाब से आंसर 1400 आएगा आफ्टर राउंड ऑफ। अगर नहीं करेंगे तो 1396। क्लियर। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। तो बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो क्यों ना इस टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट कर लें, 373 केल्विन। क्लियर। और डेल्टा एच वेपोराइजेशन माइनस डेल्टा यू वेपोराइजेशन की वैल्यू अपने से उसने पूछी है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर। और क्या लिखा हुआ है, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड इज मच स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ H2O गैस। चलिए भाई बहुत अच्छे, तो वेपोराइजेशन प्रोसेस यूज में ले लेते हैं, लिक्विड का वेपर बनाना है बच्चों, तो ये हो जाएगा H2O गैस हो जाएगा। तो बोलो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू 1 होगी ना प्यारे बच्चों, क्योंकि H2O तो लिक्विड है, लिक्विड लेना नहीं है, केवल गैस लेना है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा E या डेल्टा U एक ही बात है बच्चों, इंटरनल एनर्जी का साइन है। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा H माइनस डेल्टा E बराबर डेल्टा NgRT। बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो और मजे करो बच्चों। डेल्टा Ng की वैल्यू 1 क्यों आई ये समझ आ गया ना, लिक्विड नहीं लेना होता, केवल और केवल क्या लेना होता है, गैस। तो हो जाएगा 1 R की वैल्यू आपको दी हुई है बच्चों 8.31 जूल। यहाँ पे फोकस करना जूल, और पूछा जूल में ही है, तो T की वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा बच्चों। टेम्परेचर कितना हो गया 373 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सॉल्व कर ही लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं, ये 8.31 373, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3099.63 आएगा। ठीक है, 3099.63, तो 3099.63 आएगा। अच्छा यहाँ फोकस करो, इंटू 10 की पावर 2 है,
तो इंटू 10 की पावर 2 कैसे बनाओगे 30.99। अच्छा ये 6 को जब राउंड अप करोगे तो वैसे ही 31 हो जाएगा, है ना, इंटू 10 की पावर 2। तो नियरेस्ट इंटीजर में आंसर वैसे भी देना था, तो 31 जो है बच्चों वो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। The difference between bond order CO and NO is NO plus is x by 2, where x is round of nearest integer। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO का कितना आएगा 3 और NO प्लस का कितना आएगा 3। तो दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो 0, x by 2 की वैल्यू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। The number of geometrical isomers possible in triamine, trinitro cobalt third is X, and in trioxalato chromate third is Y, then the value of X is। तो इनमें नंबर ऑफ आइसोमर बना लें। जैसे ये हो गया आपका क्या, ट्राईएमाइन, ट्राईनाइट्रो, कोबाल्ट थर्ड, तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे ज्योमेट्रिकल, इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। एक ये कौन सा होगा जिसमें ये सेम फेस पर आ जाएंगे, ये फेसियल आइसोमर हो गया, फेक। और ये तुम्हारा कौन सा आइसोमर हो गया, मेरिडियोनल, यानी हमारा आइसोमर हो गया ये। तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। और ये जो तुम्हारा ट्राईऑक्सैलेटो कोबाल्टेट जो थर्ड है, इसकी कोई दूसरी ज्योमेट्री नहीं बनेगी। तीनों सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, कोई दूसरी ज्योमेट्री नहीं बन सकती, डोनर एटम ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0। टोटल कितने हो जाएंगे x प्लस वाई, ये हो जाएंगे तुम्हारे 2। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये अपना, जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है बेसिकली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, CO2 गैस एडजॉर्ब्स ऑन चारकोल। हम सभी जानते हैं चारकोल उसमें पोर्स होते हैं, उसकी वजह से वो एडजॉर्ब करता है। फॉलोइंग फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ चारकोल, the mass of CO2 adsorbs becomes 64 times when the pressure of CO2 is doubled। वो क्या कह रहा है, जब प्रेशर हम CO2 का डबल कर रहे हैं तो जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है बच्चों वो 64 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ N इन द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन इन द आइसोथर्म इक्वेशन इज इंटू 10 की पावर -2 का ध्यान रखना है। तो बच्चों रिलेशन क्या है, x बाय m इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाय n, ठीक है। तो k कांस्टेंट होता है, तो x बाय m इज डायरेक्ट। अच्छा एक बात और, यहाँ पे फोकस करो, गिवन अमाउंट यानी चारकोल का अमाउंट बच्चों अपने को फिक्स रखना है। चारकोल का अमाउंट क्या करना है बच्चों, फिक्स रखना है। चारकोल का अमाउंट अपने को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये m की वैल्यू भी क्या हो गई बच्चों, फिक्स हो गई। तो बेसिकली रिलेशन क्या आएगा, इस m को भी इस k के साथ ले लो क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। तो क्या रिलेशन आ जाएगा बच्चों अपना, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n, ठीक है। इनिशियली मान लो कोई एब्जॉर्प्शन जो है वो x हुआ होगा या 1 हुआ होगा, कैसे भी ले लो, ये मान लो 1 हुआ होगा। उसके बाद ये कितना टाइम्स हो गया, 64 टाइम्स हो गया। और वो क्या बोल रहे हैं, जब प्रेशर डबल कर रहे हैं तो पहले मान लो प्रेशर P था, अभी प्रेशर 2P हो गया। इसकी पावर कितनी है, 1 बाय n है। सॉल्व कर लो, P से P कैंसिल हो गया। तो बच्चों क्या आ जाएगा, 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 बाय n, ठीक है। अच्छा 64 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 6। चेक कर लेना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 30 64, 6 टाइम आएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 1 बाय n। अगर मैथ से बेटा बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होती है, 6 इक्वल्स टू 1 बाय n।
तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 1/6। तो बच्चों जब आप इस n इक्वल्स टू 1/6 को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.166, ठीक है। और 10 की पावर -2 की टर्म में डालना है तो 16.67 ले लो इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 16.67 को जब आप सॉल्व करेंगे इंटीजर में लेना है ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ इंटीजर कितना आ जाएगा अपना 17 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोल रहा है 1.46 ग्राम ऑफ अ बायोपॉलीमर डिसॉल्व इन 100 ml वाटर। तो बच्चों एक बायोपॉलीमर है 1.46 ग्राम इसका बेसिकली वेट दिया हुआ है, 100 ml तो वॉल्यूम बच्चों लीटर में लिया जाता है 0.1 लीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतना बार, तो बच्चों इतना बार ले लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों P हो जाएगा। आगे क्या बोला उसने द मोलर मास ऑफ द बायोपॉलीमर इज, तो मोलर मास निकालना है। तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कॉलिगेटिव टॉपिक का है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों CRT। अच्छा ठीक है CRT होता है तो N/V/RT लिख लेते हैं, अच्छा N है तो भैया इसको W/M/RT लिख लेते हैं RT/V, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मोलर मास निकालना था, मोलर मास क्या हो जाएगा बच्चों WRT/पाई इंटू V। लो भाई वैल्यूज पुट करो, मजे करो, ठीक है। 1.46 R की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 0.083 लीटर बार में दे रखी है, तो P की वैल्यू भी बार में ही पुट करना, P यानी कि पाई हो जाएगा बेसिकली ना। यहाँ P क्या है बच्चों पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक है। अच्छा R की वैल्यू कितनी है 0.083 है, वॉल्यूम 0.1 है, पाई की वैल्यू बच्चों 2.42 इंटू 10 की पावर -3 है। अच्छा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे मैंने वॉल्यूम यहाँ पुट कर दिया, यहाँ टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर कितना है बच्चों 300, ये हो जाएगा 0.1। ये लीजिए सॉल्व करिए और मजे करिए। तो यहाँ देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ये बच्चों सारी वैल्यूज उसने पुट कर दी और m की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आई वो कितनी आई 15.02 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। और यहाँ देखो 10 की पावर 4 चल ही रहा है और इसको इंटीजर लोगे तो कितना ले लोगे 15, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 15 हो जाएगा। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों कैरियस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। स्टाइकियोमेट्री 1 का परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है बच्चों, अच्छा ये किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, अपन क्लोरीन के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन ऐड करा रहे हैं, टू गेट कंपाउंड ए, क्या मिल रहा है हमें बच्चों कंपाउंड ए यूजिंग 5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो कंपाउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना क्लोरीन यूज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, 5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। When 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए इज रिएक्टेड विद AgNO3, ठीक है, कैरियस मेथड, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन कंपाउंड ए इज, ठीक है। तो कंपाउंड ए के अंदर कितना परसेंट क्लोरीन होगा हमें ये निकालना है। When it forms 0.3849 ग्राम ऑफ, ठीक है, ग्राम ऑफ AgCl and you have to round off your value to nearest integer। तो बेटा हम शुरुआत करते हैं AgCl के मोल से, क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना बच्चों, ठीक है, उसके अंदर पूरा का पूरा जो क्लोरीन है वो किस में कन्वर्ट हो गया AgCl में। देखो क्या बोल रहा है, कंपाउंड ए यूजिंग 5 ग्राम ऑफ क्लोरीन when 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए इज रिएक्टेड विद AgNO3। ये जो क्लोरीनेशन था इसमें कंपाउंड ए बना और ये कंपाउंड AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl दे गया, यानी पूरा का पूरा क्लोरीन अल्टीमेटली गया कहाँ AgCl में। तो जितना AgCl में क्लोरीन के मोल होंगे वही मोल जो है क्लोरीन के उस कंपाउंड में भी तो होंगे बच्चों, ठीक है। पॉइंट समझ आया, क्या कहा मैंने, क्लोरीनेशन कराया तो कंपाउंड ए बना, यानी क्लोरीन ए में चला गया, ठीक है। अब उस ए की रिएक्शन AgNO3 के साथ कराई तो AgCl बन गया, तो पूरा का पूरा क्लोरीन
ए में से निकल के AgCl में चला गया, तो जितना मोल AgCl में होगा उतना ही मोल तो उस कंपाउंड में भी होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पकड़ते हैं AgCl को, पकड़ लो भाई AgCl को। तो AgCl की अगर बात करी जाए बच्चों, तो AgCl को देखो उसका मास कितना दिया हुआ है, 0.3849 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया मास ऑफ AgCl दिया हुआ है अपने को। अब मोल बना लेते हैं AgCl के। ठीक है, मोल ही भैया करता धरता है, तो 3849 अपॉन ये कितना हो जाएगा बच्चों, सिल्वर का 107.87 दिया है, आप 108 ले सकते हो, या प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है तो वो भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, 87 प्लस 35.5 हो जाएगा। चलिए बेहतरीन, ये आपके मोल आ गए हैं AgCl के। तो बेटा जितने मोल AgCl के होंगे, है ना, उतने ही मोल तो क्लोरीन के भी होंगे, क्योंकि AgCl टूटेगा तो Ag प्लस और Cl माइनस एक एक ही तो देगा बच्चों। तो मोल ऑफ Cl इज इक्वल टू मोल ऑफ AgCl इज इक्वल टू 0.3849 अपॉन 107.87 प्लस 35.5। चलिए अच्छी बात है, वेट निकाल लेते हैं। वेट ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा बच्चों, वेट ऑफ क्लोरीन हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास, है ना, मोल इंटू मोलर मास 0.3849 अपॉन 107.87 प्लस 35.5। ये तो मोल था, मोलर मास के लिए 35.5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये था बच्चों वेट ऑफ क्लोरीन। अब सोचो ये जो वेट ऑफ क्लोरीन था बच्चों, ये किस में है, जो आपका व्हेन 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड A इज रिएक्टेड विद AgNO3, तो अपना यहाँ पे बच्चों 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, तो ये वेट ऑफ क्लोरीन आ गया आपका। इस कंपाउंड में इतना ही तो क्लोरीन होगा, वही तो आगे गया होगा। तो आपको परसेंटेज निकालना था ना, परसेंटेज कैलकुलेट करना था। ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो ये बेटा क्लोरीन का वेट आ गया, ये आप यहाँ पुट कर देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये क्या करेंगे आप ऊपर की तरफ पुट कर देंगे वेट ऑफ क्लोरीन, और नीचे उस कंपाउंड का मास पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज। आइए इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। तो मोल ऑफ क्लोरीन इन कंपाउंड कितना हो जाएगा बेटा, मोल ऑफ AgCl के बराबर हो जाएगा। ये देखो, ये अपना मोल ऑफ AgCl आ गया था। अब मास ऑफ क्लोरीन निकालने के लिए 35.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मास आ गया। ये मास आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पुट कर दिया, और कंपाउंड का मास 0.5 था, इंटू 100 हो गया, तो कितना आ जाएगा 19.06, जो कि राउंड अप होके कितना देगा आंसर आपको, 19। क्लियर, तो 19 जो है बच्चों वो इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 10th नंबर। द कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक एसिड Ha ऑफ कंसंट्रेशन 0.01, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों अपने को, 0.01 मोल पर लीटर इज 2 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या दे रखी है अपने को, कंडक्टिविटी दे रखी है, यानी कि K यानी कि कप्पा। ठीक है, if molar conductivity at 0 concentration of Ha is 190 Simon centimeter square mole inverse, the ionization constant Ka of Ha is equals to, Ha का ionization constant निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे अगर बात करी जाए तो अल्फा का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट C कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। ये तो दी हुई है, ये निकालनी है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला यूज करो। हाँ, और कैसे निकालोगे बेटा, है ना, डिलीवरी तो होगी नहीं इसके आंसर की, तो निकालोगे कैसे भाई, फॉर्मूला यूज कर लो, K/m, यही तो होता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स दिया है और यहाँ लीटर इनवर्स दिया है, तो गलती नहीं करनी है बच्चों अपने को, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना ना भूले। चलिए भाई, तो K की वैल्यू चेक कर लेते हैं। K की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 × 10⁻⁻5। m की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10⁻³ लिख देता हूँ 0.001 को ना, तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 भी हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा 1000, लीटर और सेंटीमीटर की वजह से। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻+3, यानी बेसिकली ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, अभी अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा एट C कंसंट्रेशन बच्चों आपका 20 आ ही गया है, और 0 कंसंट्रेशन पे कितना दिया चेक करो, 190 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2/90। चलिए भाई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब बच्चों जाते हैं हम आयनिक वाले कंसेप्ट पे।
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एसिड क्या है, HA है, ये कैसे डिसोसिएट होगा बच्चों, H प्लस एंड A माइनस के अंदर, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन देखो कितनी दे रखी है, 10 की पावर -3, C ले लेता हूं मैं, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हो जाएगा C, कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम पे C1 माइनस अल्फा, व्हाट इज अल्फा हियर, 2/19 है ना बच्चों, 2/19। यहाँ क्या आएगा, C अल्फा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, C अल्फा। तो C अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट ही पुट कर देंगे, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ही तो उसको हम पुट कर ही देंगे। तो ये हो जाएगा C अल्फा, यहाँ भी अल्फा ही लिख लो या 2/19, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे Ka की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो और मजे करो, ठीक है। तो C अल्फा इंटू C अल्फा आपका चल ही रहा है, यहां से मैं इसको लिख देता हूं C1 माइनस अल्फा, ठीक है। एक C से एक C कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे Ka की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू को नेग्लेक्ट मत कर देना, ठीक है। 2/19 कोई ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं होती है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो C की वैल्यू 10 की पावर -3 है आपके पास, अल्फा की वैल्यू है, पुट करेंगे Ka की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम, देखो ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, C की वैल्यू 10 की पावर -3, 2/19 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो 12.3 इंटू 10 की पावर -6 आएगा, ठीक है। और आपको इंटू 10 की पावर -6 में ही बोला है, तो राउंड अप करोगे 12.3 को तो नियरेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो पेपर अगर देखा जाए बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के साइड से तो अच्छा पेपर था, लगभग सभी चैप्टर्स इन्होंने कवर अप किए हैं, कैलकुलेशंस भी देख ही रहे हैं आप लोग, 2-3 क्वेश्चंस में हमारी अच्छी कैलकुलेशंस आई हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस आपके मीडियम थे, और कुछ क्वेश्चंस को अगर बच्चों के वाइज देखा जाए तो टफ भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें कैलकुलेशन और 2-3 कंसेप्ट मिला के बनाए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।